हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। नमस्ते। देखिए, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और ये वाला जो लाइव हो गया है ना, ये जो लाइव सेशन है ये यूट्यूब पर भी फ्री है। तो बड़ी से बड़ी मात्रा में भंडारे की तरह लोगों को जोड़ने की, स्टूडेंट को जोड़ने की कृपा करें। ठीक है। दूसरी बात, इस समय भारत में गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है ना। गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान हद से ज्यादा ऊपर निकल चुका है, इसलिए लोग अपने घरों में डुबके हुए हैं। घर से बाहर निकलते ही सूरज की जो किरणें आपकी सुंदर त्वचा को आहत कर सकती हैं, तो कृपया घर में ही डुबके रहें, है भाई। और वैसे भी देश में पॉलिटिकल सिस्टम आजकल काफी बौखलाया हुआ है, माहौल सही नहीं है, काफी जगह इंटरनेट भी बंद है। हमारे यूपी बुलंदशहर जैसे शांत जिले में भी पता नहीं क्यों। तो माहौल ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक जो स्टूडेंट होता है, जिसको तैयारी करनी है, जिसको जॉब चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिसकी पढ़ाई में माँ बाप ने इतना पैसा फूंक दिया और उसके रिश्तेदारों के दिन रात सुबह से लेकर शाम तक ताने सुनने को मिलते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड की भी शादी होने वाली है, तो ऐसे बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैसे ही कोई नौकरी लग जाए, छोटी मोटी कैसे भी एक सरकारी नौकरी लग जाए। और नौकरी तो तभी लगेगी जब आप एग्जाम निकालोगे, और एग्जाम तो तभी निकलेगा जब पढ़ोगे। किससे? हमसे। तो हमसे पढ़ोगे तभी एग्जाम निकलेगा या कैरियर ऐप से जोड़ोगे तो एग्जाम निकलेगा जल्दी, आसानी से, कम एफर्ट लगा के। वैसे एफर्ट तो लगाना पड़ता है स्टूडेंट को। तो जो हमारी कैरवेल ऐप है उसका एक अपडेट आ चुका है। जो कुछ बीच में स्पीडोमीटर की क्वालिटी की जो समस्याएं हो रही थी, आप प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो 93,000 से ऊपर हो चुके हैं। उसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि इतने कम टाइम में, अभी साल भी नहीं हुआ है, साल क्या 3 महीने भी मुश्किल से नहीं हुए हैं, और इतना ज्यादा प्यार आप लोगों ने मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स को दिया है। ज्यादा से ज्यादा इसमें स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं। तो ऐसे ही आप लोग हमारी फैमिली को बढ़ाते रहें। ये जो चैनल है ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। अभी जो क्लासेस हैं वो आपकी ज्यादातर जो मैं लूंगा डेमो सेशन वगैरह है, जो कुछ भी हैं वो इसी पे होंगी। क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं, तो मैं भी अपनी थोड़ी थोड़ी रेगुलरिटी बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए। क्योंकि 2 ही महीने का समय बाकी है, 60 दिन का समय बाकी है, और मैं थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश करता हूं। आप कैरियर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिए। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे और आज की क्लास का हमारा उद्देश्य क्या है इस क्लास को रखने का। 2019 में काफी सारे एग्जाम हुए। सीडीएस का हुआ, कैट का हुआ, आपके एसएससी मेंस का हुआ, जेड का हुआ, एफटी, स्नैप, ये सारे एग्जाम्स हुए। उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए। हालांकि अब जो है नया सवाल बनाने की जरूरत मुझे खुद महसूस नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में इतने नए प्रकार के क्वेश्चन आ रहे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, कि अगर उनका ही अच्छा सा कंपाइलेशन बच्चों को करवा दिया जाए तो बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैंने काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का कलेक्शन बना रखा है। तो उसमें से ही मैं आपके सामने आज की क्लास में कुछ सवाल लेकर आऊंगा। ये ऐसे मस्ट डू क्वेश्चन है जो अगर आप नहीं करते हो तो आप एक क्राइम कर रहे हो, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब से दूर जा सकते हो। ये क्वेश्चन आपको करना मस्ट है, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी साल के आए हुए। हो सकता है कि देखो, गवर्नमेंट एग्जाम में यही तो चलता है कि एक सवाल का, एक एग्जाम का सवाल दूसरे एग्जाम ने छाप ले, दूसरे का तीसरे ने छाप ले, थोड़ा डाटा चेंज करके, थोड़ा एक लेवल बढ़ा के, तो यही सब चीजें चलती रहती हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करने, मैं इनकी जो पीडीएफ है वो डलवा दूंगा, है ना। कैरवेल ऐप पे वो आपकी पीडीएफ मिलेगी। चलो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दूंगा उस पीडीएफ को, ठीक है। काफी ज्यादा उसमें क्वेश्चन है। तो अभी जो है फंडा सिंपल सा है, सारे स्टूडेंट कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, पलंग पे फैले मत रहो। शाहरुख खान नहीं हो तुम, अभी बेरोजगार हो, समझे कि नहीं। तो अभी आप बैठ जाओ, तो मेहनत करो, पहले कॉपी पेन निकाल के मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। और जब तक सॉल्व करना जब तक सरकारी नौकरी हाथ में ना आ जाए, ठीक है भाई। चले, यूट्यूब वाले कमेंट दिखाओ, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई।
आग लगा दूंगा, धुआं धुआं उड़ा दूंगा। ये हुई ना बात शेरों वाली। बैठ गए तुम, रजाई में डुबक के मत बैठो। रजाई वैसे करते हैं ना गाँव में, कैसे करते हैं स्टूडेंट, ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे आलती पालती मार के रजाई को ऐसे उठाया और ऐसे लपेट लिया, ऐसे ना वो डाकू की तरह जो करते हैं, वैसा ही रूप बना लो तुम, है ना। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कॉपी पेन उठा लो, सॉल्व करने की कोशिश करना। सवाल से पहले आंसर आना चाहिए फटाफट, जल्दी से। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, दंदनाता हुआ खतरनाक सवाल है, जल्दी से बताओ। सॉल्व हो गया? सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट। गर्मी बहुत है। लव यू, आई लव यू टू भाई। हाँ, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप लोगों से, फटाफट। वाह, कितने बढ़िया छोटे छोटे लड़के हमारे हैं। राम राम भाई। ठीक है। अबे लव यू ही करते रहोगे कि सवाल भी सॉल्व करोगे? हैं? सॉल्व करो पहले जल्दी से। स्मार्ट लग रहे हैं। आज ही मैंने दाढ़ी कटवाई है, 10 रुपए की दाढ़ी कटी है। फास्ट। देखो एक बच्चे का आंसर आ गया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नजर गंदी होनी चाहिए सवालों को सॉल्व करने की। दिया है भैया सवाल तो साफ साफ दिख रहा है ना सभी को। देखो मैंने एग्जाम में मेंशन कर दिया है, कैट 2019 का सवाल है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी सवाल उठा लिया जो रिपीट नहीं हो सकता, ये नहीं। मैं एक ऐसा सवाल जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले और वो रिपीट भी हो सके, ऐसी चीजें, क्योंकि ऐसे सवाल पहले भी आते रहे और आ सकते हैं फिर से। बच्चे दिया है यहां पे 5.55 टू द पावर x इक्वल टू 0.55 टू द पावर y इक्वल टू 1000, 1000। पूछा है 1/x माइनस 1/y। तो नजर ऐसी जानी चाहिए कि 1000 दिखता ही नहीं। मुझे तो यहां 1000 दिखता ही नहीं, मुझे दिखता है 10 की पावर 3। ये तो 10 की पावर 3 है। बोले बोले बात ठीक है। अगर मैं ये देखूं यहां से कि 5.55 की पावर x की वैल्यू 10 टू द पावर 3 है, अगर मैं यहां से 5.55 की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहां से 5.55 की वैल्यू निकालूं, तो हर कोई स्टूडेंट जानता है मुझे दोनों तरफ से पावर 1/x करना पड़ेगा। तो 5.55 की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 3/x। बोलो हाँ। मुझे दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा? पावर 1/x करना पड़ेगा, पावर 1/x करना पड़ेगा। ओके, ये तो पावर 1 हो जाएगा और ये 10 की पावर 3/x हो जाएगा। बोलो बात सही है ना। अगर मैं इन दोनों को गंदी नजरों से देखूं, यहां पे 0.555 की पावर y इक्वल टू 10 टू द पावर 3, अगर मैं दोनों तरफ से होल पावर 1/y कर दूं, तो 0.555 इक्वल टू आ जाएगा 10 टू द पावर 3/y। बोलो अरे हमने कुछ नहीं किया, हमने 1/y कर दिया पावर, तो 0.555 हो गया, ये 10 की पावर 3/y हो गया। यहां तक तो बात क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, यहां फंस जाओगे, लेकिन समझ जाओ कि अगर मैं इनको जस्ट डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10 बराबर। आप समझते ही हैं कि जब हम डिवीजन करते तो पावर घट जाती है, तो ये 10 की पावर 3/x माइनस 3/y हो जाएगा। क्लियर है? सवाल यहीं तो खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता है अगर बेस सेम है और ये दोनों वैल्यू बराबर है तो पावर भी तो सेम होगी। यानी कि 1 क्या आ गया? 1 इक्वल आ गया 3/x माइनस 3/y के। आपसे पूछा क्या था भाई? आपसे पूछा था 1/x माइनस 1/y, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/3। हंसते मुस्कुराते सब आंसर बता देंगे, 1/3 आंसर है इसका, 1/3। और यही इस सवाल का सही उत्तर था। बोलो। कैरविल ऐप पर भी ये क्लास लाइव चल रही है, आधे स्टूडेंट उधर भी हैं, वहां भी ये क्लास लाइव चल रही है। बताओ, सवाल करके मजा आया? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सवाल आपको मेंस के पेपर में दिख सकता है, प्री के पेपर में दिख सकता है। क्लियर है भाई? नया कैसे खरीदें? क्या खरीदना शरीफ अहमद तुम्हें नया? बहुत आसान एक टेक्निकल क्वेश्चन था। आपको करना कुछ नहीं है, रिलेट करना है इस 10 को और 5.5 और 0.55 को, और वो डिवाइड करने पे आएगा। सो सिंपल, वेरी इजी, ट्रिकी क्वेश्चन। क्लियर है? मैं आगे बढ़ा रहा हूं, सवाल आपके सामने आएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, ये कर लिया आपने तो बढ़िया बात है, नहीं किया है तो और बढ़िया बात है, क्योंकि अगला करने को मौका मिलेगा। सवाल नंबर 2 जल्दी से बनाइए। ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड, फास्ट। अच्छा नितेश,
और एक बार शेयर करो पहले, ठीक है। हाँ सारे स्टूडेंट्स, नया नया ताजा ताजा चैनल है, पहले इसको शेयर कर दो एक बार वीडियो को, और लाइक करो सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं। वीओडी क्या है मैथ्स का? वीओडी मतलब वीडियो ऑन डिमांड, रिकॉर्डेड वीडियो। जय हो बुलंदशहर, अच्छा भाई। हाँ नितेश कुमार प्रजापति, बिल्कुल ठीक है। आपके शहर में तो इंटरनेट बंद नहीं है अभी? जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे लाइक जरूर करें एक बार, अगर वाकई में लाइक करते हैं तो, अदरवाइज तो दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? लेकिन मुझे आंसर चाहिए हर एक स्टूडेंट का इस सवाल का। हाँ सवाल आपको दिख रहा है, एग्जाम भी मैंने मेंशन कर रखा है, हम सीडीएस का भी क्वेश्चन लेंगे। मेंस का क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले ही कर चुके हो, क्योंकि समझदार बंदे हो, तो वो सवाल मैंने नहीं लिया है यहां पे। अच्छा भाई देखिए, एक केमिस्ट है, केमिस्ट जानते हो ना, है भाई? चलो, एक केमिस्ट है, दो टाइप के लिक्विड, लिक्विड एक और लिक्विड टू को मिक्स करता है, यही काम होता है, और कोई काम है ही नहीं उनके पास, लिक्विड मिक्स करते रहते हैं। तो 1 लीटर ऑफ लिक्विड वन, लिक्विड वन का 1 लीटर का वेट है 1 kg 1 किलोग्राम, एंड 1 लीटर ऑफ लिक्विड टू, लिक्विड टू के 1 लीटर का वेट है 800 ग्राम। इफ हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर, यदि मिक्सचर के हाफ लीटर का वेट है 480 ग्राम, तो आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ लिक्विड वन इन दी मिक्सचर, मिक्सचर में लिक्विड वन का परसेंटेज क्या है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो आप जानते हैं कि दिस इज ए प्योर एलिगेशन क्वेश्चन। मेरे पास दो टाइप के लिक्विड है, उनको मिक्स करके मिक्सचर बना रहा हूं। जो पहला लिक्विड है उसके 1 लीटर का वेट है 1000 ग्राम, यानी कि ये हो गया 1000 ग्राम पर लीटर, इसका वेट है 1000 ग्राम पर लीटर। दूसरा लिक्विड है, उसके 1 लीटर का वेट है 800 ग्राम, तो इसका वेट है 800 ग्राम पर लीटर। लेकिन जो मैंने मिक्सचर बनाया, मिक्सचर के आधे लीटर का वेट है 480 ग्राम। अगर हाफ लीटर का वेट 480 है तो 1 लीटर का वेट कितना होगा? 960, यानी कि मिक्सचर का जो है 960 ग्राम पर लीटर। तो जस्ट एलिगेशन लगा दीजिए, दिस इज 160 एंड दिस इज 40, यानी कि वॉल्यूम का रेशियो, एलिगेशन लगाने से सीधा वॉल्यूम का रेशियो आ गया 4:1, 4:1 आ गया वॉल्यूम का रेशियो। आपसे पूछा पहले लिक्विड का कितना कंसेंट्रेशन है वॉल्यूम वाइज, तो कितना है? टोटल 5 में से 4 पार्ट, यानी कि 80%। तो आंसर है इस सवाल का 80%। बहुत प्यारा सवाल था, एक जबरदस्त क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में भी आने लायक। सारे स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट गलत कर रहे हैं, 75% आंसर नहीं है भाई, इसका आंसर है 80%। आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम 5 पार्ट में से 4 पार्ट, दैट मींस 80% लिक्विड वन है। वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? मजा आया करके? बहुत आसान सवाल है। इसी प्रकार से तीसरा सवाल ये आपके सामने आएगा और इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए, सवाल नंबर 3, मैं कहूंगा कि ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि ये प्री के लेवल का सवाल है, पता नहीं इस एग्जाम में कैसे आ गया, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होना है बस, और ये सवाल आपको आने वाले एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं भटकता हुआ दिखाई देगा। तो सॉल्व करिए भाई इसको। कतई जहर लग रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ वेरी गुड स्वप्निल, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने ये है, ज्योमेट्री का सवाल है। देखिए क्या दिया है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस, दैट मींस कर्ण की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। ओके, एपी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर है, तो एपी की मैक्सिमम लेंथ क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एपी? बनाएंगे जरा, अभी तक आंसर नहीं मिला है मुझे, है भाई? देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। 10 पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, अगर आप शार्प हो, अच्छी तरीके से सोचते हो, पढ़ाई करते हो बढ़िया तरीके से। देखो कुछ नहीं करना, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस है बीसी, तो भैया हर कोई जानता है कि बीसी हाइपोटेनियस हो गया और एबीसी हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से सुंदर सा। सो दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? ये एंगल इसमें 90 हो गया, 90 के सामने बीसी हाइपोटेनियस। बीसी की लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे पूछा है कि अगर यहां पे
ए से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है हाइपोटेनस पे एपी। एपी की मैक्सिमम लंबाई क्या होगी? तो इसमें हमने कंसेप्ट क्या लगाया कि राइट एंगल ट्राइंगल एक सेमी सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड होता है। भैया सेमी सर्कल में ही तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, अर्धवृत्त में ही तो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना सेमी सर्कल में। तो ये तुम्हारा सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मुझे आप खुद ही बताइए कि जो मैक्सिमम लेंथ, इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या पॉसिबल हो सकती है? सेमी सर्कल की रेडियस। ये मैक्सिमम लेंथ एपी की क्या पॉसिबल हो सकती है? सेमी सर्कल की रेडियस। सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है? 20 है, तो रेडियस कितनी है? 10। तो ये मैक्सिमम जो लेंथ पॉसिबल है वो सेमी सर्कल की रेडियस के बराबर, अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी कि 10 सेंटीमीटर ही भैया मेरे पॉसिबल हो सकती है। धीरे धीरे बोलिए। अच्छा भैया कैसे बोलूं धीरे? करंट बहुत है जुबान में। ठीक है भाई। तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि यहां पे इस एपी की जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो इस सेमी सर्कल की रेडियस के बराबर ही हो सकता है। अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस 10, ये भी मैक्सिमम 10 ही हो सकता है। बोलो 10 से बड़ा तो नहीं होगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए हम। हाँ हाँ बिल्कुल, जहर भी बताएंगे, चिंता ना करो। ये बनाइए, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। क्या सवाल आपको पढ़ने में आ रहा है? मुझे तो आ रहा है पढ़ने में। आप एक बार इस सवाल को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये जो सवाल है जेड 2019 के पेपर का, मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। मैं दो तरीके से बताऊंगा इस सवाल को। दिए गए चित्र में दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज। एक दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल OAB, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है OPQ। वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है भाई। इनमें कॉमन वर्टेक्स है O। ये P पे राइट एंगल है, ये A पे राइट एंगल है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये साइड दे रखी है, साइड 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। और क्या बोला है? और भैया यहां पे ये बोला गया है, क्या बोला गया है? AB एंड OP आर पैरेलल। AB और OP पैरेलल हैं। AB और OP अगर पैरेलल हैं तो जानते हैं कि एंगल 90 डिग्री का, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अगर ये लाइन AB और OP पैरेलल है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा। दिस कंप्लीट एंगल, मतलब एंगल POA 90 डिग्री का है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है एंगल QOB, ये जो बीच में तन्नक सा ये एंगल बना ना, बीच में तन्नक सा एंगल, ये आपसे पूछा है। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है भैया मेरे एंगल QOB का मान बताओ, अदरवाइज जानते ही हो क्या होगा। जल्दी से बनाइए फटाफट। क्या मैं सवाल को बड़ा कर दूं? देखो अब देखने में तुम्हें मजा आएगा। अब बताओ, दिखा क्वेश्चन है भाई? तुमको क्वेश्चन समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझ लीजिएगा। आपके सामने इस तरीके से माहौल दिखाई दे रहा है। दो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल OAB, समकोण त्रिभुज OPQ। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये OA 7 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर, PQ 2 सेंटीमीटर। ये जो लाइन है AB ये पैरेलल है, समांतर है OP के। तो भैया अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी तो पूरा 90 होगा, तभी तो पैरेलल हो पाएंगी, ये तभी तो पैरेलल हो पाएंगी। क्लियर है? तो यहां पे मुझे बताइए कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? दिस एंगल ये थीटा कितने का है? एंगल QOB ये एंगल कितने डिग्री का है? जबकि मैं जानता हूं कि दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री। दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री एंड आई वांट दिस ब्यूटीफुल एंगल, दिस एंगल थीटा। तो क्या कोई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा? फास्ट PDF मिल जाएगी, PDF को छोड़ो, पहले इस सवाल पे फोकस करो, इस सवाल की सुंदरता पे फोकस करो। फॉरवर्ड बटन सब ले आऊंगा मैं, तुम चिंता मत करो। हाँ नहीं बताओगे? देखो हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन के कई सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। मैं आपको बहुत सिंपल से चीज बताऊंगा कि अगर ये 5 है, आप मुझे बताओ, आप इसको यहां पे आगे बढ़ा दीजिए, यहां पे आगे बढ़ा दो इसे, और इसको यहां आगे बढ़ा दो। बढ़ा सकते हैं? बोलो कोई दिक्कत है? बढ़ा सकते हैं कि नहीं?
आप मुझे बताइए, अगर ये 5 है और ये 3 है तो ये कितना हुआ? फिगर स्केल से ड्रॉ नहीं किया गया, जैसा फिगर में दिख रहा है स्केल से ड्रॉ नहीं किया गया, ये 2 हो जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर ये लेंथ 7 है और ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पे इसको ऐसे मिला दूं तो जानते हैं कि ये 2 है और ये 5 है। ओके, दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 2, और ये कितना है? ये तुम्हारा 7 है और ये 5 है और ये तुम्हारा 2 है। तो ना समझना, ये 5 है और ये 2 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25 और 4 ये √29 हो गया। ये 2 है और ये 5 है, ये √29 हो गया। तो सवाल खत्म। अब तो सवाल खत्म। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगा दी ना, 5 और 2 ये √29 हो गया, 5 और ये 2 ये √29 हो गया। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल। तो आप जानते हैं इस ट्रायंगल में दोनों साइड बराबर हैं। ये 7 है और ये 3 है, 49 और 49, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, ये √58 है। खत्म हो गया सवाल। अगर ये √29 है, ये √29 है, √58 है, 1:1:√2 का रेशियो आ गया, मतलब दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 90। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 45 डिग्री। किधर है आंसर? आंसर इज डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 45 डिग्री है। किसी बच्चे को इस सवाल में कोई डाउट? मैंने कुछ नहीं किया, बस इस फिगर को कंप्लीट कर दिया। मैं दूसरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सवाल तो समझ में आ रहा है ना भाई? अगर ये 7 है 3 है तो ये √58 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये 5 है 3 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 7 है 2 है तो ये 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √29, ये √29, √29, √29, √58, 1:1:√2, 1:1:√2 का रेशियो आ गया ट्राइंगल में। और ये किस ट्राइंगल में होता है? सभी को पता है कि 45 डिग्री 90 ट्राइंगल में होता है। सो दिस इज 45 45 90 ट्राइंगल एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। एक सॉल्यूशन और बताएं इसका। ये तो खैर मैंने दूसरा अटेम्प्ट में सोचा था। पहले तरीके से जो मैंने सवाल सोचा था, जो एक्चुअल सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया था, मैं वो वाली चीज बताता हूं आपको। और ठीक है ना, वो जो हमारे दिमाग में आया था वो ये था। आप मुझे बताइए कि अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, मुझे यहां पे ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 7, ये एंगल अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है और ये तुम्हारा बेस है। तो tan अल्फा कितना है? tan अल्फा हर कोई जानता है 3/7 है। आप जानते हैं कि ये बीटा है, बीटा के लिए परपेंडिकुलर है और ये तुम्हारा बेस है। तो tan बीटा कितना है? 2/5 है। tan बीटा कितना है? 2/5 है। तो अगर मैं इन दोनों एंगल का मतलब अल्फा और बीटा का सम निकालना चाहूं तो मैं लगाऊंगा एक ही चीज, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला tan अल्फा मतलब 3/7 प्लस tan बीटा 2/5 बटे 1 - 3/7 इंटू 2/5, यही फॉर्मूला होता है। tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा। सो व्हाट इज दिस? 35, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, 29। एंड दिस इज व्हाट? 35 - 6, 29 बटे 35। सो दिस इज कट गया, 1 आ गया। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1 है। इन दोनों एंगल के टेंजेंट, इन दोनों एंगल के सम का टेंजेंट 1 है। अगर टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? केवल और केवल 45 डिग्री। क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है तो इन दोनों का सम 45, तो बीच में जो एंगल दबा पड़ा है बेचारा, इसकी वैल्यू भी 45 डिग्री। 45 डिग्री विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुरुजी ठंड नहीं लग रही आपको? बुलंदशहर में तो बहुत ठंड है। अरे गर्मी बहुत है, तुम्हें पता नहीं है? हमें भी ठंड लगने लगेगी तो बताओ फिर कैसे काम चलेगा? हैं? अरे वहां बराबर में वो लकड़ी पकड़ी और वो उपले उपले से जला रखे हैं हमने यहां पे, है भाई? क्या बोलते हैं उसे? अंगीठी बोलते हैं, अंगीठी। उसी पे हम दूध भी गर्म करेंगे और पिएंगे भी फिर, है भाई?
ठंडी काहे को लगेगी, है भाई? वेरी गुड। समझ में नहीं आया? काहे समझ में नहीं आया तुम्हें? समझ में आना चाहिए था, दो दो तरीके से बता दिया। इतनी देर में 4 सवाल ही करोगे तो कैसे आगे जाओगे तुम? ये वाला सवाल करके बताओ मुझे, इसका आंसर आना चाहिए फटाफट। जल्दी से शुरू हो जाओ। ये भी ज्योमेट्री का ही सवाल लग रहा है मुझे, सॉल्व इट फास्ट। हाँ, एक बार वीडियो को लाइक भी करो सारे के सारे। हाँ श्रवण। अच्छा भैया, 3 बार लाइक कर दिया तुमने, 4 बार मत कर देना। 6 डिग्री है यहां पे। यूपी में कूल टू कूल। देखो यूपी में पैदा होते हैं सख्त लौंडे, ठंड लगती नहीं है। ऐसी बात है नहीं। देखो वो कौन है, वो अपना कॉमेडियन, वो एक बात नहीं बोली थी उसने? क्या बोला था उसने? मर्द को दर्द नहीं होता, बात सही है, पर ठंड लगती है। ठीक है ना? तो ठंड लगती है, हमें भी गर्मी की व्यवस्था कर रखी है हमने। तुम जल्दी से आंसर बताओ मुझे इस क्वेश्चन का, सवाल नंबर 5। आंसर नहीं करोगे तुम? बताओ यार, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। इधर देखो, पता नहीं कैसे करके मानोगे तुम। चलो इधर देखो, ये देखिए फटाफट मैं करके बताता हूं। इधर देखो, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या है 11 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है CD। ए बी सर्कल की कॉर्ड है जिसकी लंबाई है 20.5। अच्छी बात है। ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ई पर काटते हैं सर्कल के अंदर। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई इनसाइड द सर्कल। सीई की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो बीई और एई की लेंथ का डिफरेंस बताइए। तो भैया पहले हम इसका बना लेते हैं सुंदर सा चित्र। तो ये हो गया तुम्हारा सर्कल, देख रहे हो? हाथों की सफाई देख रहे हो? हैं? चलो इधर देखते हैं। सर्कल की रेडियस है 11, तो डायमीटर तो तुम्हारा 22 हो जाएगा ना। तो बच्चे समझिए कि डायमीटर हो गया तुम्हारा CD। CD डायमीटर है, तो डायमीटर की लंबाई हो जाएगी 22। कोई दिक्कत नहीं है। AB एक कॉर्ड है और AB और CD E पे काटते, तो मैंने कॉर्ड मान ली इस तरीके से AB। तो ये कॉर्ड हो गया तुम्हारा, चलो AB हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दोनों एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं? E पे काट रहे हैं। अच्छा यहां पे दिया क्या है? आपको दिया है CE की लेंथ 7, तो CE की लेंथ 7 सेंटीमीटर हो गई। चलो ये अच्छी बात है। CD डायमीटर है, अगर रेडियस 11 डायमीटर 22, तो 7 है, तो ये कितना बचा? 15। अरे 15 7 22 होता है ना, 15 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा क्या है? BE और AE की लंबाई का डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ BE एंड AE? सवाल खत्म। क्या आपने कॉर्ड वाली थ्योरम पढ़ी है सर्कल के अंदर? दिस गुणा दिस बराबर दिस गुणा दिस गुणा दिस बराबर दिस गुणा दिस, मतलब AE गुणा BE। मतलब आप जानते हैं कि AE गुणा BE जो होगा, AE गुणा BE जो होगा वो 7 इंटू 15 105 होगा। दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, तो इनका सम है, इनका मल्टीप्लीकेशन 105। और यहां पे कुछ दे रखा है क्या? AB की लेंथ 20.5 और AB की लेंथ दे रखी है 20.5 और AB की लेंथ दे रखी है 20.5। अब कैसे करें? मतलब मुझे इसको ऐसे ब्रेक करना है कि इनका A और B का सम तो 20.5 रहे, दिस प्लस दिस 20.5 रहे, लेकिन A और B का प्रोडक्ट रहे 105। तो क्या आपके दिमाग में नहीं आता देखते ही? क्या आपके दिमाग में नहीं आता देखते ही? है? मेरे दिमाग में तो आता है कि ये लेंथ तुम्हारी भैया 10 सेंटीमीटर हो जाएगी ये वाली, और ये वाली लेंथ तुम्हारी 10.5 हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें?
अरे भैया 10 और 10.5 20.5 हो गया, जस्ट हिट एंड ट्रायल लगाया, 10 और 10.5 20.5 हो गया, और 10 इंटू 10.5 105 हो गया। सेटिस्फाई करेगा? बोलो सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? ऐसे करनी होती हैं चीजें। आप मुझे बताओ 10 इंटू 10.5 105 सेटिस्फाइड, 10 प्लस 10.5 20.5 सेटिस्फाइड। ए और बी की लेंथ का डिफरेंस 10 और 10.5 का डिफरेंस 0.5, आंसर है 0.5। इस क्वेश्चन का आंसर 0.5 है, सी ऑप्शन। बहुत जबरदस्त, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए, ठीक है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हुई हो तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। काफी अच्छा डाटा भी है सवाल का। हमारे तो 0 डिग्री टेम्परेचर है जॉबनेर में। अच्छा, रेडियस 11 दिए ना, तो सी डी डायमीटर है, तो डायमीटर 22 हो जाएगा, 7 है तो 15 हो जाएगा ना, 15 7 22, घटाना नहीं जानते हो? क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? हाँ क्लियर। आगे बढ़ो, देखो फास्ट ये क्वेश्चन बनाइए। सवाल नंबर 6 आ चुका है आपके सामने, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। हमको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, चींटियों वाला सवाल है और चींटी की तरह उड़ा देना है आपको ना। चलिए बनाइए। सवाल नंबर 6 का आंसर तो आना ही चाहिए। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार और सुपर हिट क्वेश्चन है। सर्कल के अंदर कॉर्ड वाली थ्योरम नहीं देखी तुमने? अच्छा सिद्धार्थ कुमार। मेथड से नहीं, हिट एंड ट्रायल से लगाओ। कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यार? ये बहुत गलत बात है, हैं? पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या? BMW? ये BMW क्या होता है भाई? हाँ मैं भी बहुत देर से देख रहा हूँ BMW कर रहे हैं, क्या है ये? अच्छा, BMW। तुम्हें पता BMW कितने पैसे की आती है? हैं? और हमारा मतलब क्या है BMW से? मजाक करते हो। इधर देखो सवाल नंबर 6। चलो, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। हाँ देखो कितने सारे और कितने बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट है, सबका आंसर आ गया है भाई। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सवाल का आंसर ला ही नहीं रहे हैं भाई। देख रहे हो, तुम्हारा बराबर वाला लौंडा ही कर देगा कुछ ना कुछ, है? इधर देखो, 2 आंट हैं, चींटियां, समझे? आंटी नहीं, आंट्स। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए सर्कल एट द सेम टाइम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 चींटियां हैं, वो एक सर्कल पे चलना शुरू करती हैं। ठीक है, तो देखो चींटियों के नखरे बहुत हैं, तो सर्कल पे चलना शुरू करेंगी। विद ए मूविंग क्लॉकवाइज एंड बी मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। एक घड़ी की दिशा में जा रही है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये हो गया, सपोज सर्कल पे ये पॉइंट हो गया P। अब 2 चींटियां हैं, वो चलना शुरू की हैं, A और B। एक क्लॉकवाइज जा रही, मतलब एक चींटी जो है A इस तरीके से जा रही है, क्लियर है? और दूसरी जो चींटी है B, वो आपकी इस तरीके से जा रही है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं है। दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM। दोनों चींटियां बीच में कहीं मिलेंगी। वो पहली बार दोनों एक दूसरे को सुबह मिली 10 बजे। ए हैज कवर्ड 60% ऑफ ट्रैक, और तब तक ए 60% ट्रैक कवर कर चुके। तो आप मुझे बताओ कि सपोज ये दोनों चीटें यहां पे मिली, यहां पे मिली दोनों चीटें, यहां पे उन्होंने पार्टी करी पहले। तो आप मुझे बताओ, ये दोनों यहां पे मिली है मॉर्निंग में 10 AM पे। कितने मॉर्निंग में, कितने बजे मिली है? 10 AM पे। और मिली, ए ने 60% ट्रैक कवर किया है, तो इस टाइम में बी ने कितना परसेंट ट्रैक किया है? 40% कवर किया है। अगर ए ने आपका 60% ट्रैक कवर किया है, तो
तो बी ने सेम टाइम में 40% ट्रैक कवर किया है। तो मैं जानता हूं कि चींटी ए और चींटी बी की जो स्पीड का रेशियो वो 3:2 हो गया, 3:2 हो गया। चींटी ए जो है 1.5 गुना फास्ट है भैया। सेम टाइम में चींटी ए ने 60% ट्रैक कवर किया, चींटी बी ने 40% ट्रैक कवर किया। तो चींटी ए जो है तुम्हारी 1.5 गुना ज्यादा फास्ट है, इनकी स्पीड का रेशियो 3:2 होगी। 60% कवर कर रही है, सेम टाइम में 40% कवर कर रही है। अच्छा, चींटी ए जो है रिटर्न्स टू पी 10:12। चींटी ए जो है पी पे 10:12 पे लौटती है, यानी कि चींटी ओ को यहां से यहां तक जाने में 12 मिनट का समय लगा। 10 बजे से कितना समय लगा? 12 मिनट का समय लगा, 12 मिनट का समय लगा। तो आपको बताइए बी जो है पी पर कितने समय में लौटेगी, चींटी बी जो है पी कितने देर बाद या कितने बजे लौटेगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए चींटी ए को ये 40% डिस्टेंस जाने में कितना समय लगा है? 12 मिनट। तो चींटी बी को भी सेम 40% डिस्टेंस जाने में समय कितना लगेगा? 1.5 गुना समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 1.5 गुना समय लगेगा। चींटी बी को गौर से सुनिएगा, चींटी बी को भी ये 40% डिस्टेंस जाने में 1.5 गुना समय लगेगा। क्यों 1.5 गुना समय लगेगा? 1.5 गुना समय क्यों लगेगा? क्योंकि चींटी बी की जो स्पीड है वो कम है, चींटी बी की स्पीड कम है, चींटी ए की स्पीड 1.5 गुना ज्यादा है, तो चींटी बी को 1.5 गुना टाइम लगेगा। क्लियर है? लेकिन 40% जाने में 3/2 टाइम लगा है, लेकिन जाना तो 60% है, यानी कि 3/2 टाइम और एक्स्ट्रा लगेगा। तो 2 दूनी 4 तिया 12 और ये आ गया 27। तो 27 मिनट का टाइम लगेगा आप चींटी बी को, यानी कि आंट बी को यहां से यहां तक जाने में लगेगा 27 मिनट। तो आंट जो है बी वो पी पर कितने बजे पहुंचेगी? 10:27 पे पहुंचेगी। आंसर है इस क्वेश्चन का 10:27, 10:27 पे पहुंचेगी। एक बहुत जबरदस्त और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है आपके लिए। क्लियर है? आपको क्या ये सवाल समझ में आया? आपको कंसेप्ट क्लियर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का फंडा ये कहता है कि सेम, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का जो रेशियो वही स्पीड का रेशियो होगा। आंट ए ने कितना ट्रैक चला? 60% और इसने 40%, तो ये इनकी स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का जो रेशियो है, सेम डिस्टेंस जाने में टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा, 2:3। मतलब अगर ये 2 यूनिट टाइम ले रही है तो ये 3 यूनिट टाइम लेगी, 1.5 गुना टाइम लेगी। आप मुझे बताओ कि अगर चींटी ए को ये डिस्टेंस 40% जाने में 12 मिनट लगता है, तो चींटी बी को 40% डिस्टेंस जाने में 12 का 3/2 गुना 18 मिनट लगेगा। अगर 40% जाने में 18 मिनट, तो 60% जाने में 27 मिनट, तो इसलिए 27 मिनट लगेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वंस मोर, एक बार हम फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चींटी ए को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा है? 10 मिनट। तो चींटी बी को कितना समय लगेगा? चींटी बी को लगेगा 3/2 गुना। चींटी बी को 40% डिस्टेंस जाने में अगर 12 मिनट लगता है, तो चींटी ए को, तो बी को कितना लगेगा? बी को कितना लगेगा? 10 मिनट, 12 मिनट का 3/2 टाइम्स, 3/2 गुना। क्लियर है? लेकिन जाना 40% नहीं है, 60% है, तो 3/2 और, यानी कि टोटल 27 मिनट, 10:27 पे पहुंचेगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लॉजिकल था। आप इसको सोचिए, रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ये चलते हम आगे क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। क्रिस्टल क्लियर है सभी को? %40 जाने में अगर 18 मिनट, तो 60% जाने में कितना? 18 का 3/2, 27 मिनट। सो 2 बार 3/2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, सवाल नंबर 7। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, 9 और ऐड होगा अगेन। ये बनाइए, बहुत बेहतरीन सवाल है। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। आंसर आ भी गया आप लोगों का? 361। सोच समझ के बताइए, अंधा तुक्का मत मारिए कि जय माता दी ये रहा आंसर, ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, चलो हम बताते हैं। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, x² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण है जिसके 2 रूट्स है। रूट समझते हो? सॉल्यूशन मूल 4a और 3a।
ठीक है, जहां ए एक इंटीजर है, तो ये बात गौर करना, ए एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी की एक पॉसिबल वैल्यू, इनमें से क्या पॉसिबल हो सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से? बहुत आसान सवाल है। अगर 2√4 और 3 है तो रूट का सम क्या हो जाएगा? रूट का सम हो जाएगा 7a की वैल्यू कितना? माइनस का b/1 यानी कि माइनस का b। अगर √4 और 3 है तो रूट का प्रोडक्ट 4a इंटू 3 12a² की वैल्यू क्या हो जाएगी? c/1 यानी कि c। ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है? आपसे पूछा है, क्या पूछा है? बी स्क्वायर प्लस सी की एक पॉसिबल वैल्यू इन सारे ऑप्शन में से क्या हो सकती है? तो b का मतलब क्या है? b का मतलब है माइनस का 7a, तो b स्क्वायर हो जाएगा 49a²। b की जगह क्या रख देते? 7a रख देते, 49a²। c का मतलब क्या है? 12a², तो c की जगह रखेंगे 12a²। 49 प्लस 12 61 हो गया, 61a², 61a²। तो ये आई बी स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू। अब सुनिएगा गौर से, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ए एक इंटीजर है, अगर ए एक इंटीजर है तो ए स्क्वायर क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं होगा? क्या आप मेरी ये चीज समझ रहे हैं? लॉजिक आपको पल्ले पड़ रहा है कि अगर ए एक इंटीजर, एक पूर्णांक है, तो ए का स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मतलब दिस इज 61 इंटू 7 हो रहा है। 61 इंटू 7 नहीं होना चाहिए, या तो 61 इंटू 1 होना चाहिए, 61 इंटू 4 होना चाहिए, या फिर 61 इंटू 9 होना चाहिए, क्योंकि यही चीज बनेंगी। तो ये मुझे ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन 549। ओके, 61 इंटू 7 है, ये आंसर नहीं है। ये तो 61 से कट ही नहीं रहा, और ये वाला भी आंसर नहीं है। ओके, ये जो ऑप्शन है 549 से 61 का 9 टाइम्स है, 9 गुना है, और 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, और ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है 549। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 7 तो समझते हो, सम ऑफ रूट्स। क्लियर है? 3721 इज नॉट द करेक्ट आंसर, आंसर इज द 549। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत लॉजिकल था। बहुत लॉजिकल तो नहीं था, आसानी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, सबको पल्ले पड़ गया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फिर से दिखाई दे सकता है। थोड़े अलग लैंग्वेज के सवाल हैं, किताबों में नहीं मिलेंगे, जो आपकी बहुत पुरानी किताबें हैं उनमें। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। ये बनाइए सवाल नंबर 8। ये सवाल आ गया नंबर सिस्टम का। अगर आपने हमारी नंबर ऑफ फैक्टर वाली वीडियो देख रखे यूट्यूब पे, तो आप इस सवाल को मात्र 10 सेकंड में बनाने की क्षमता रखते हो, अदरवाइज तो जानते हो आप क्या है। फास्ट करिए इस क्वेश्चन को। अगर ए एक इंटीजर है तो ए का स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना। कोई भी इंटीजर ले लो, 2 3 4 5, इसका स्क्वायर करिए तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है एकदम। व्हाट इज दिस? आपके सामने एक संख्या दी हुई है 2 की पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 4। इसके कितने फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स, इस संख्या के कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग हैं, आर ग्रेटर देन 1, लेकिन 1 से ग्रेटर भी होने चाहिए, ग्रेटर देन 1। क्लियर है? बनाओ जरा, देखिए मैं बताता हूं। आप देखिए, सबसे पहले अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो इसका करो प्राइम फैक्टराइजेशन। यह 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5। 10 का मतलब क्या होता है? 2 पंजे 10, दैट मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, यही होता है ना। अब 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ये तो 2 की पावर 8 हो गया ना, तो 2 की पावर 8 हो गया ना, इंटू 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। मतलब ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये प्राइम होने चाहिए। अब मुझे निकालने हैं इसके कितने फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसके कितने फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं। तो इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट चलता है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्राइम बेस हैं, इनकी जो पावर है, पावर को 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 8 को 2 से डिवाइड करो 4, 4 में 1 ऐड करो 5। पावर कितने प्राइम बेस की? 5, 5 को 2 से डिवाइड करो 2.5, 2.5 नहीं लेना, पॉइंट नहीं लेना, 2.5 नहीं लेना, 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर लेना है 2, 2 में 1 ऐड करो 3।
कितना दिख रहा है यहाँ पे? पावर 4। 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या आता है? 2। 2 में 1 ऐड करो 3, तो 5। 2 में 1 ऐड करो 3, ठीक है। 3 तिया 9, 9 पंजे 45। तो इसके 45 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। इस संख्या के 45 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन आपको बताना है ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 भी तो भैया 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 तो हर संख्या का फैक्टर होगा ही होगा, 1 तो हर संख्या का फैक्टर होता है, और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, इवन 1 एक परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। तो आप जानते हैं कि 45 तो आगे ठीक है, लेकिन इसमें से 1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आपका आंसर होगा 44। 44 फैक्टर ही आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है और 1 से ग्रेटर है। एक 1 जो है इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, 1 को इसमें हटाना पड़ेगा, 1 काउंट नहीं करना है। क्लियर है? तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन का आंसर 44 था, ना कि 45। ओके, आपको ग्रेटर देन 1 बताना है तो डोंट काउंट 1। 1 इज आल्सो ए फैक्टर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 हटा दीजिए, 44 आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ फास्ट। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर मैंने सब कुछ इस वीडियो में बता रखा है डिटेल में। अब चलिए आगे बढ़ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। सवाल नंबर 9 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए फास्ट। बताइए। क्लियर है ना? हाँ भाई, एक बार शेयर करो वीडियो को, और ये वीडियो यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है इस समय। मजा आ रहा है? अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो वही फैक्टर काउंट करने हैं जिनमें पावर इवन हो। ठीक है, पावर इवन हो तो 2 से डिवाइड करो, 1 ऐड करो। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एलजेब्रा का सवाल है। ए बी एक्स और वाई अगर रियल नंबर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 169, 2 बार हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 169, क्या है? 169। और ए एक्स प्लस बी वाई की जो वैल्यू है वो है 65। अगर के ए वाई माइनस बी एक्स हो तो के की वैल्यू क्या है? सवाल बड़ा ही सिंपल है। अगर मैं यहां पे गौर से देखूं, 25 मतलब 5 स्क्वायर, 169 मतलब 13 स्क्वायर, 65 मतलब 13 इंटू 5, सवाल खत्म। आप थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा माहौल को शांत करो, डेली नहाया करो, ठीक है ना, ठंड में। तो 25 को देखते ही पता लगता है 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। 169 को देखते ही पता लगता है 13 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। आई एम यूजिंग हिट एंड ट्रायल वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है। और 65 है, अगर 65 को देखो तो ए की वैल्यू 13 मानी है, एक्स की वैल्यू 5 मानी है, और बी 0 है, वाई 0 है, और 13 पंजे 65 प्लस 0 65 सेटिस्फाई करता है। मतलब कहने का ये है, ए मैंने 5 माना, वाई की वैल्यू 0 है, बी को मैंने 0 माना, एक्स की वैल्यू 13 है, 0 माइनस 0 के की वैल्यू 0 आ गई, ए ऑप्शन आंसर। दैट इज द 0 आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिख सकता है ये पेपर में फिर से। एक बार शेयर करो पहले। है भाई, नहीं आ रहा समझ? क्यों नहीं आया? हाँ, अर्पण भारद्वाज, क्या आंसर है भाई इसका? 0। अब ये एक थ्योरम भी है, ये जो है एसएससी में बहुत साल पहले थ्योरम पे सवाल पूछा भी था। अगर आपको याद हो कि ये जो थ्योरम है वो ये कहता है कि ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, आप देखना प्रीवियस ईयर की बुक उठा के उसमें सवाल मिल जाएगा, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द थ्योरम। ये एक थ्योरम भी है,
इस पे एसएससी में एक सवाल पूछा हुआ है, 3 वैल्यू दे दी थी, चौथी वैल्यू पूछ ली थी, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको दिया क्या, आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है ax प्लस बी वाई यानी दिस इज 65 का स्क्वायर। ये आपसे पूछा है ए वाई माइनस बी एक्स यानी कि के स्क्वायर, आपको सॉल्व करके देखना आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 169। तो 25 मतलब 5 स्क्वायर, 169 मतलब 13 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर यानी कि 65 स्क्वायर। 65 स्क्वायर से 65 स्क्वायर कट जाएगा, के की वैल्यू कितनी आएगी 0। अगेन के की वैल्यू 0। अच्छा युवराज बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज आल्सो ए गोल्डन रिजल्ट। इस पे और भी सवाल का डाटा सेट किया जा सकता है और आप कर लेंगे। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ भाई ठीक है कर लेंगे। इसको मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप कर लोगे, इसको खोल लेना। ठीक है आगे बढ़ो क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो उसी की तरह लेके चलते हैं। यस देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा क्योंकि ऐसी क्रिएटिविटी केवल बड़े लोग ही कर सकते हैं, बड़े एग्जाम ही कर सकते हैं, ऐसी परिभाषा और ऐसी लैंग्वेज। चलिए जल्दी बनाइए। सवाल आसान रहेगा लेकिन देख के पढ़ के करके दिल खुश हो जाएगा। इस साल मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, मुझे इसका आंसर चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। सर मेरी शादी में आना। अरे अच्छा भैया तीनों वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए विकास आर्यन, तीनों। ऐसा नहीं 3 इक्वेशन दी हैं, 4 वेरिएबल दी हैं, तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो ऐसे वेरिएबल आपको जो है वैल्यू एज्यूम करनी है। नो भार्गव वघेला। चलो जल्दी बनाओ। जॉन है एक बंदा हमारा जिसको 57 रुपए पर घंटे मिलते हैं रेगुलर काम करने के लिए। जॉन गेट्स 57 रुपीज पर आवर ऑफ रेगुलर वर्क। ठीक है एंड 114 रुपए पर घंटे मिलते हैं ओवर टाइम के लिए। ही वर्क्स ऑल टुगेदर 172 आवर्स। उसने टोटल 172 घंटे काम किया, मतलब रेगुलर प्लस ओवर टाइम मिला के उसने 172 घंटे काम किया। और उसकी जो ओवर टाइम इनकम है एंड हिज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम आवर्स, उसकी जो ओवर टाइम करके जो उसने पैसा कमाया है, ठीक है, उसकी जो ओवर टाइम इनकम है वो 15% है उसकी रेगुलर आवर की इनकम से। ये भी बात सही है। तो आपसे पूछा उसने कितने घंटे ओवर टाइम किया है। वेरी गुड भाई, जबरदस्त आंसर आ चुका है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो जॉन हमारा बेचारा जो है वो 2 तरीके से काम करता है, एक तो करता है रेगुलर और एक करता है ओवर टाइम आवर्स में। तो आप जानते हैं कि उसने कुछ काम रेगुलर किया, कुछ काम ओवर टाइम करके किया। उसकी जो ओवर टाइम घंटे काम करके जो उसकी इनकम है वो उसकी टोटल इनकम का 15% रेगुलर इनकम का। अगर उसकी रेगुलर इनकम 20 रुपए हुई है तो उसकी ओवर टाइम से उसकी इनकम हुई है 3 रुपए। तो ये टोटल का रेशो, ये उसकी इनकम का रेशो है, इनकम का, कि रेगुलर काम करके अगर उसने 20 यूनिट कमाया तो ओवर टाइम से 3 यूनिट कमाया। अब लेकिन बात समझना, अगर हम पर आवर इनकम की बात करें, गौर से सुनेगा, पर आवर इनकम की बात करें तो रेगुलर काम करने के लिए मिलते हैं 57 रुपए पर घंटा, लेकिन ओवर टाइम करने के मिलते हैं 114 रुपए पर घंटा। तो रेशियो हो गया, पर आवर इनकम का रेशियो हो गया। तो पर आवर इनकम का रेशियो है 1:2, 1:2। आपको चाहिए आवर्स में, आपको चाहिए कहानी आवर्स में चाहिए कि उसने आवर्स में कितना ओवर टाइम किया। अगर कोई आदमी रेगुलर 1 घंटे में 1 रुपए कमा रहा है, उसने 20 रुपए कमाए, तो जस्ट डिवाइड ही तो करना है भैया। टोटल इनकम को पर घंटे की इनकम से डिवाइड कर दो, आवर्स का रेशियो आ जाएगा ना। जस्ट डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पाएगा कितना, 40:3, 40:3। यानी कि अगर उसने रेगुलर 40 घंटे काम किया तो ओवर टाइम 3 घंटे काम किया, तो टोटल कितना क्या, 43 आवर, 43 यूनिट। 43 की वैल्यू 172 आवर्स है। एक की वैल्यू कितनी है, 4 आवर। अगर एक की वैल्यू 4 आवर्स है तो 3 की वैल्यू कितनी है, 12 आवर्स। तो उसने ओवर टाइम कितने घंटे किया, 12 घंटे। आंसर है इसका 12 घंटे उसने ओवर टाइम किया। बोलो
ठीक है ना, उसकी रेगुलर इनकम और ओवर टाइम जिससे जो इनकम हुई है उसको पर आवर इनकम के रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो आवर्स का रेशियो आएगा ना, डिवाइड करो 20/1.5 यानी कि 40:3। बहुत अच्छा तरीका है और बहुत सिंपल क्वेश्चन और सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है इस साल को करने का। एलिगेशन या वेरिएबल वगैरह मानने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। सबको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। अभी हैप्पी न्यू ईयर में तो बहुत टाइम बाकी है। चलो आगे बढ़े हम। ये बनाओ सवाल नंबर 11। देखो फिर से हमारा फेवरेट आ चुका है, ज्योमेट्री का सवाल। सवाल नंबर 11, मुझे इसका आंसर चाहिए। पॉलीगन का सवाल दिख रहा है, सॉल्व इट। बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को, अभी पढ़ लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 मिनट है आपके पास। नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं भाई? यार ये तो बहुत गलत बात है, हैं? मतलब तुम शेयर नहीं करोगे हमारी वीडियो को? 1 घंटा हो गया भाई। चलो पीडीएफ ना मैं इन सारे सवालों की डलवा दूंगा, आप उसको वहां से भी डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना। उसमें पीडीएफ में आंसर की भी लगवा के दूंगा, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हैप्पी न्यू ईयर कौन सा साल लगेगा? अब 2020 आएगा ना, ठीक है? चलो 2020 में 20-20 नौकरी लगे आपकी। नहीं आ रहा? क्यों नहीं आया? चलो समझते हैं। ए और बी दो रेगुलर पॉलीगन है, अच्छी बात है। दो रेगुलर पॉलीगन है मतलब उनकी सारी साइड बराबर है, जिनमें स्मॉल ए और स्मॉल बी साइड है। बी बराबर 2a। अच्छा, बी की वैल्यू 2a है। एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ बी इज, और बी का जो इंटीरियर एंगल है वो 3/2 गुना है ए के इंटीरियर एंगल का। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे उस रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल की वैल्यू पूछी है जिसमें a प्लस बी साइड्स हैं, जिसमें a प्लस बी भुजाएं हैं। तो भैया मैंने एक पॉलीगन का भी लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब पे, है, आप उसको समझ देखना। आपको अगर वो लेक्चर आप देखते तो आप इस सवाल को सेकंड में बना लेते। अगर a और b दो रेगुलर पॉलीगन है जिसमें a और b साइड्स हैं तो इतने ही इंटीरियर एंगल्स भी होंगे, ठीक है? अच्छा आप मुझे बताइए, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में b साइड हो तो उसके एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? b माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटे b। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में a साइड हो तो उसके एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? a माइनस 2 गुणा 180 डिग्री बटा a। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में बी साइड है तो हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू होगी, अगर ए साइड है तो ये होगी। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि पॉलीगन बी का जो इंटीरियर एंगल की वैल्यू है वो ए का 3/2 गुना है, ये दिया हुआ है। और साफ साफ दिया हुआ है कि बी की वैल्यू किसके बराबर है? 2a के बराबर है, और बी की वैल्यू आपको 2a दी हुई है। सो बी की वैल्यू 2a दी हुई है, ये भी अच्छी बात है। आप समझिएगा 2a से 2a कट जाएगा, 180 डिग्री से 180 डिग्री कट जाएगा। तो 2a माइनस 2 बराबर 3a माइनस 6। तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो a की वैल्यू 4 आ गई। मतलब पॉलीगन्स में कितनी साइड है? अगर a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 8 है। अगर a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 8 है। तो आप मुझे बताओ a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी? 12। तो अगर एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे जिसमें 12 साइड हो, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन बनाए जिसमें 12 साइड हो, तो उसका एक्सटीरियर कितना होगा? एक्सटीरियर निकालना आसान होता है ना अपने को। एक्सटीरियर कितना होगा? एक्सटीरियर होगा उसका 30 डिग्री। अगर एक्सटीरियर भैया 30 डिग्री है तो उसका इंटीरियर पूछा है ना, इंटीरियर कितना होगा? 150 डिग्री। तो 150 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम होता है 180 डिग्री। 150 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। आप यहां पे ज्यादा समझदार हैं तो आप हिट एंड ट्रायल लगा के 4 और 8 भी निकाल सकते हैं।
क्लियर है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है, इसको समझ में ना आया हो? आपको एक सिंपल सी कंडीशन दे रखी थी, आपने यहां से ए और बी की वैल्यू निकाल ली। एक पॉलीगन बनाना है जिसमें ए प्लस बी साइड हो, उसका एक्सटीरियर ए प्लस बी की वैल्यू 12 है, एक्सटीरियर 30 डिग्री हो गया, तो इंटीरियर की वैल्यू पूछिए, 150 डिग्री विल बी द इंटीरियर। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? ये भी सरल क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाओ, जरा ये बनाइए। हाँ, ये आया कुछ मजेदार सा सवाल, इसको सॉल्व करो। सवाल नंबर 12 को मुझे इसका आंसर चाहिए। नहीं समझ में आया तो हमारी रेगुलर पॉलीगन की वीडियो देख लो, चैनल पे पड़ी हुई है, इसी चैनल पे। ठीक है? अब मुझे इसका आंसर चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा वेरी गुड भाई, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है तुम्हें? दिमाग के तार बत्ती से खुल रही है कि नहीं खुल रही? सवाल दिख नहीं रहा, मैं बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन को। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, एक खतरनाक क्वेश्चन है और डिटेल में मैंने समझा भी रखा है, इसको ध्यान से देखिए। एक आर्टिकल को मार्क किया है इसके सीपी से x% एबव, ए डिस्काउंट ऑफ 2/3x% इज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस, फिर मार्क्ड प्राइस पे 2/3x% का डिस्काउंट दिया। यदि प्रॉफिट 4% है कॉस्ट प्राइस का, प्रॉफिट इज 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है, और x की वैल्यू 25 और 50 के बीच में है, तो x का 50% बताइए, x के 50% का मान क्या है? x के 50% का मान क्या है? तो भैया आप सुनना गौर से, आप मेरी बात को गौर सुनना। आप करते क्या हो? पहले आप कोई सामान खरीद के लाते हो 80 रुपए में और फिर कर देते हो उसका मार्कअप। मार्कअप क्या किया आपने? कॉस्ट प्राइस से x% एबव मार्कअप किया, फिर सामान बिकता नहीं है, फिर आप क्या करते हो? डिस्काउंट देते हो। तो डिस्काउंट दिया आपने, 2/3x% का डिस्काउंट दिया, और फाइनली आपने उस सामान को बेच दिया। यही तो पिक्चर होती है। तो अल्टीमेटली सीपी रुपए का सामान एसपी में बेच दिया, यही तो हुआ। और अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 4% प्रॉफिट हुआ, 4% प्रॉफिट हुआ। पिक्चर ये होगी। बहुत खूबसूरत सवाल है। मतलब एक्स और -2/3x का नेट इफेक्टिव ही 4% होना चाहिए, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सवाल को सॉल्व करूंगा ऑप्शन से। आपसे पूछा 50% ऑफ एक्स का आधा, और ये ऑप्शन है। अगर एक्स का आधा 20 है तो एक्स 40 होगा, एक्स का आधा 16 है तो 32 होगा, एक्स का आधा 12 है तो 24 होगा, एक्स का आधा 15 है तो एक्स 30 होगा, और ये 26 होगा। मतलब आंसर इन्हीं ऑप्शन में से एक्स की वैल्यू 40 है या 32 है या 24 है या 30 है या 26 है। अब मैं चेक करूंगा कि मेरा कौन सा सेटिस्फाई करेगा। देखो 4 मुझे एक ठीक ठाक सुंदर सी चीज दिखाई देती है। मुझे दिख रहा है यहां पे 2/3x बटे में 3 दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि बहुत कैड़े चांस है कि x की वैल्यू ऐसी हो जो 3 का मल्टीपल हो। तो आप पहले वही ऑप्शन चेक करो जो 3 का मल्टीपल हो, या तो 24 या 30। लेकिन 24 से तो कैलकुलेशन बहुत होगी, 24% पे इजी कैलकुलेशन नहीं होती, 30 पे होती है। तो मैं 30 को उठा के चेक करूंगा। अगर मैं x के लिए 30% मानता हूं, 100 रुपए का सामान है, अगर मैं x की वैल्यू 30% मानता हूं, तो 30% एबव मार्क करोगे तो हो जाएगा मार्क प्राइस हो जाएगा 130। फिर x यानी कि 30 का 2/3 होता है 20% होता है। 130 का 20% होता है 26 का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 104 में। सामान कितने में बिकेगा? 104 में। अरे पहले किसी वस्तु को 30% बढ़ाओ, फिर 20% कम कर दो, तो अल्टीमेटली 100 का सामान 104 में बिक गया, 4% ही प्रॉफिट हुआ। 100 का सामान 4 में बिक गया, 4% ही प्रॉफिट हुआ। सेटिस्फाई करेगी कहानी सेटिस्फाई करेगी, मतलब 15 ही सवाल का करेक्ट उत्तर है। तो आंसर इज द 15। आंसर इज द 15। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, जस्ट पिक द ऑप्शन एंड सेटिस्फाइड। तो आपको ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं, तो मैंने आपको समझाने के लिए किया कि आप ऑप्शन पिक करो। 30 जो है सेटिस्फाई करता है। आप कोई सामान 100 रुपए का खरीद के लाते हो, पहले मार्कअप करोगे 30%, तो ये हो जाएगा 130। फिर आप इस पे डिस्काउंट दोगे 20%, क्योंकि
30 का 2/3 डिस्काउंट दे रहे हो ना, 2/3, तो ये हो जाएगा 104। तो अल्टीमेटली 100 का सामान 104 में बिका ना, तो 4% ही प्रॉफिट हुआ। ये सेटिस्फाई कर रहा है डी ऑप्शन। क्लियर है, बताओ। अच्छा अभिषेक, ठीक है ना, ये बंद होने वाला है। सबको समझ में आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है भाई? 25 और 50 के बीच में दिया हुआ, अगर x 25 और 50 के बीच में दिया हुआ है तो ये तो आंसर था ही नहीं पॉसिबल, इसको तो हटा ही देते। चलो ये तो आंसर था ही नहीं पॉसिबल, अच्छी बात है, ध्यान ही नहीं दिया हमने इसको। क्लियर है? सो एक कंसेप्ट बनता है, मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया, आगे लेंगे अब क्वेश्चन। ये बनाइए, ये सवाल आया था सीडीएस 2019 के पेपर में। और जो इस क्वेश्चन को आंसर करेगा उसको चॉकलेट मिलेगी, जहां से मिलती हो वहां से ले लेना, नहीं तो छीन लेना। हमने तो दे दी, जल्दी बनाओ। क्लियर है भाई? आंसर बताओ। कंसीडर दी मल्टीप्लीकेशन 999 गुणा एबीसी, इसको कंसीडर करो। मल्टीप्लीकेशन करने पे आया DEF 132 इन डेसिमल नोटेशन, डेसिमल नोटेशन में कर रहे हैं। ABCDEF डिजिट्स, वो डिजिट्स हैं, तो ABCDEF की वैल्यू रेस्पेक्टिवली क्या है? 132 है, घटा दो जरा, ये हो गया 7, ये 6 और ये 8, 7 6 8, 7 6 8, डी ऑप्शन आंसर। जस्ट ए 2 सेकेंड क्वेश्चन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है? बताओ, आज मैं तुमको जादू की कैलकुलेशन सिखाता हूं, सुनना। आपको कैलकुलेशन सीखने में बहुत मजा आता है ना। आप मुझे 99 से गुणा करके बताओ। मैं आपसे कहता हूं बच्चे, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि 99 की गुणा करके बताओ 38 में, 99 की मल्टीप्लाई करके बताओ 38 में, कैसे करोगे? 99 की मल्टीप्लाई करनी है 38 में, क्या आएगा? तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूं। 38 में गुणा कर रहे हो, 38 से एक नंबर कम लिखो 37, 38 से एक नंबर कम लिखो 37। अब 37 के एक एक डिजिट को पकड़ लो, 3 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए 6, 7 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए 2, आंसर आ गया 3762। मैं आपसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैं आपसे कहता हूं 99 की गुणा करो 53 में, ये 54 में 99 की गुणा करो, तो 54 से एक नंबर क्या क्या होता है? 54 से एक नंबर कम क्या होता है? 53, 53। अब डिजिट को पकड़ लो, 5 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए 4, 3 में क्या जोड़े 6, आंसर है 5346। मैं आपसे कहता हूं कि 99 की गुणा करो, किस में ले लें बताओ? 70 किस में ले लें? 72 में। 99 की मल्टीप्लाई करो 72 में, 72 से एक नंबर क्या होता है? 71। 7 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए 2, 1 में क्या जोड़े 8, 7128, 7128 आया। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? ये होती है कैलकुलेशन। इसी प्रकार से 999 में भी चलता है। 999 की मैं आपसे गुणा करता हूं, गुणा करके बताओ। सपोज 437 मल्टीप्लाई करो, तो करना क्या है? 437 से एक नंबर कम लिखो 436। अब डिजिट को पकड़ लो, 4 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए 5, 3 में 6, 6 में 3, 436563। बोलो, मजेदार है? ये बिल्कुल 99 में ही लगेगा। एक और देखते हैं, 999 इंटू क्या ले लेते हैं? 234 मल्टीप्लाई करो, 234 से नंबर कम क्या होता है? 233। 2 में क्या जोड़े 9 हो जाए 7, 3 में 6, 3 में 6, आंसर। क्लियर है? तो ऐसे 999 के रिपीटेशन में 3 डिजिट ये है, 3 ये होनी चाहिए, सब में काम करेगा। तो यही तो था ये सवाल, यही तो था। ये कैलकुलेशन में हम लोग सिखाते हैं वेचेस में। इधर देखो, जैसे हम 999 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ABC में, तो हर स्टूडेंट जानता है कि मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है DEF 132, तो ये 132 है, तो DEF क्या होगा?
ये 2 है तो यहां 7 होगा, 7 2 9 होता है, ये 3 है तो यहां 6 होगा, 6 6 3 9 होता है, 1 है तो यहां 8 होगा, 8 1 9 होता है, तो 8 6 7 आ गया ना। डी ई एफ की वैल्यू 8 6 7 आ गई, एक ही ऑप्शन में है 8 6 7, एक ही ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, ये आंसर नहीं है। अगर ये 8 6 7 है तो 8 6 7 से एक नंबर ज्यादा है, इधर 8 6 8 रहा होगा ना, तो एबीसी कितना आ गया 8 6 8, ये रहा, तो ये आंसर है। बोलो। एंड दिस क्वेश्चन केम इन सीडीएस 2019। जस्ट a 2-second क्वेश्चन। क्लियर है? हाँ। अब देखो वो तो कर ही लोगे, मैं आपको कुछ नया सिखाना चाहता हूं कि 999 को 1000 - 1 लिख के कर लो, वो तो आप कर ही लोगे, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि आप बिना देखे, मतलब बिना पेन उठाए कर पाओ, पेन भी नहीं उठाना पड़े। चलो अब ये बनाइए आप लोग। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर कितने स्टूडेंट करेंगे? सवाल नंबर 14, बहुत अच्छा सवाल है। कहां मटक रहा है सवाल, चलो इधर करो, फास्ट बनाओ। और ठंडा बहुत ज्यादा लग रही है, समझ रहे हो तुम? है, चलो जल्दी से बनाओ। करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? फास्ट भाई। मजा आ रहा है? सारे लोगों को मजा आ रहा है भाई? फैला दो एक बार मजे को। और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, सारे भाइयों का आंसर चाहिए, जितने भी भाई पढ़ रहे हैं हमारे। अपने को फोन में लाइव देख के मजा ही आता है ना। चलो, अंगीठी का क्या हुआ? अंगीठी तो बोल गई, अंगीठी को खुद ठंड लगी पड़ी है, बताओ दूसरे को क्या बचाएगी? इधर देखो, सवाल नंबर 14 जल्दी बनाओ। एक एग्जाम में रामा का जो स्कोर है, रामा बहुत अच्छा नाम है, 1/12 ऑफ सम ऑफ स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि, वो मोहन और अंजलि के स्कोर के सम का 1/12 है। चलो ये अच्छी बात है, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये रामा हो गया, ये हो गया आपका मोहन प्लस अंजलि। तो रामा का जो स्कोर है मोहन और अंजलि के स्कोर के सम का 1/12, मतलब अगर इनके 12 यूनिट आए तो रामा का 1 यूनिट नंबर आया है। कितना नंबर आया? 1 यूनिट नंबर आया है। आफ्टर ए रिव्यू, एक रिव्यू के बाद द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज्ड बाई 6, एक रिव्यू हुआ और इन तीनों का ही स्कोर जो है 6 नंबर बढ़ गया ईच, हर एक रामा का भी, अंजलि का भी, मोहन का भी स्कोर 6 नंबर बढ़ गया। और रिवाइज्ड स्कोर जो है, रिवाइज्ड स्कोर देखिए, सुनिएगा गौर से, अंजलि का, मोहन का और रामा का, अंजलि का, मोहन का और रामा का जो रिवाइज स्कोर है वो 11:10:3 हो गया। तो तीनों के नंबर 6 बढ़ने के बाद रिवाइज स्कोर ये हो गया। तो अंजलि का जो स्कोर है वो रामा के स्कोर से कितना ज्यादा है, ये आपसे पूछा है, मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। 32। आप मुझे बताइए कि रामा का स्कोर कितना बड़ा है? 6 बड़ा है। कितना बड़ा है? 6। तो मोहन का भी 6 बढ़ा, अंजलि का भी 6 बढ़ा, तो इनका स्कोर कितना बढ़ा? इनका स्कोर बढ़ा है 12। इनका स्कोर कितना बढ़ा है? 12। रामा का स्कोर हो गया है अगर 3 यूनिट, तो अंजलि प्लस मोहन का मिला के 11 + 10 ये हो गया 21 यूनिट। तो रेशियो तो यही चल रहा है ना,
ये 3 हो गया, ये 21 हो गया, ये 3 हो गया, ये 21 हो गया। अरे भैया अगर ये 3 है तो 11 10 21 हो गया ना। मोहन प्लस अंजलि 21 हो गया। तो रेशो कितना हो रहा है? 1:7, यानी कि ये रेशो हो गया 1:7। भैया रामा का 6 नंबर बढ़ा और अंजलि का भी 6 बढ़ा, मोहन का भी 6 बढ़ा, तो अंजलि प्लस मोहन का कितना बढ़ा? 12, और रेशो हो गया 3:21 1:7। अब देखो, चाहे तो आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, चाहे वेरिएबल मान लो, वो मैं करूंगा नहीं, ठीक है, सख्त चिड़े। तो आप क्या करोगे फिर? यहां पे 6 बढ़ रहा है, यहां पे 12 है, यहां पे डबल बढ़ रहा है ना। तो और ये तो बढ़ ही नहीं रहा, 2 से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2:14, जस्ट हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूं मैं। अगर मैं 2:14, अगर मैं 2:14, तो आप जानते हैं रामा का स्कोर 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ा? 1 यूनिट, तो 1 की वैल्यू 6। मोहन प्लस अंजलि का स्कोर 12 से 14 होगा, कितना बढ़ा? 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू 12। बिल्कुल फिट कर दिया मैंने, बिल्कुल फिट कर दिया, बिल्कुल फिट कर दिया। 2 की वैल्यू 12, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 की वैल्यू आ गई 12, तो 2 की वैल्यू 12 आ गई। बताओ 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अगर 2 की वैल्यू 12 आ गई तो रामा का जो करंट स्कोर है, रामा का करंट स्कोर आ गया ना 12। रामा का जो स्कोर है वो कितना आ गया? 12 आ गया ना। तो रामा का स्कोर मैंने निकाल लिया 12, रामा का करंट में स्कोर 12 है। आपसे पूछा है अंजलि का स्कोर रामा के स्कोर से कितना अधिक था। अंजलि का जो स्कोर है रामा के स्कोर से कितना अधिक है। भैया अंजलि का भी 6 बढ़ाओ, रामा का भी 6 बढ़ाओ, तो डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अंजलि और रामा के स्कोर का डिफरेंस है कितना? 8 यूनिट। कितना है? 8 यूनिट। 11 और 3 8, 3 की वैल्यू 12 है 4 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 4 गुना, कितना? 32। तो आंसर है इस क्वेश्चन का 32। टोटल टिपिकल रेशियो लगाया है और कुछ ही नहीं लगाया हमने। नहीं, वो बिल्कुल होता, रेशियो ही तो सेट करना है ना। सो दिस इज द बेस्ट मेथड। जब आप क्या करो, इस सवाल को रेशियो से बनाना सीखो, प्ले विद द रेशियो। क्लियर है? अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड या फिर वेरिएबल एज्यूम करके और दुनिया भर के तरीके आप लगा सकते हो। रेशियो भी लग सकता है, यहां पे रेशियो ही हमने यूज किया टोटल। क्लियर है? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है भाई? सही है ना? किसी बच्चे को कोई समस्या? अंजलि का और रामा के स्कोर का डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस आ रहा 8 यूनिट, आंसर 8 का मल्टीपल होगा, तो ये ऑप्शन तो हटा ही सकते थे, पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लियर है ना? बहुत मजेदार तरीके से समझाए हमने, एक बार रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये आपके 14 क्वेश्चन हुए, 14 क्वेश्चन रामबाण थे, हैं खतरनाक थे। अब ये बनाओ जरा, जरा ये बनाओ सवाल नंबर 15। ठीक है, सॉल्यूशन होता है बहुत छोटा सा, जल्दी बनाइए। नहीं, क्यों? बनाओ भाई। एक बार रिपीट करके दिखेगा, सब समझ में आएगा। पहले मुझे इस सवाल का आंसर दो। अनिल अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि सुनील करता है 40 दिन में। अगर बेचारा अनिल अकेले लगा रहे तो किसी काम को करता है 20 दिन में, लेकिन ये जो सुनील है, सुनील करता है, सुनील सुस्त आदमी, ये करता है 40 दिन में अकेले अगर करे किसी काम को। अनिल स्टार्ट दी जॉब, अनिल ने काम करना शुरू किया, एंड आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद सुनील ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। तो मतलब शुरू के 3 दिन अनिल ने अकेले काम किया है और 3 दिन के बाद सुनील ने ज्वाइन किया। अगेन आफ्टर ए फ्यू मोर डेज, और फिर और कुछ दिनों बाद बिमल जॉइंस देम, बिमल ने ज्वाइन कर लिया, एंड दे टुगेदर फिनिश द जॉब, और तीनों ने हंसी खुशी साथ में काम खत्म किया। यदि बिमल हैज डन 10% ऑफ द जॉब, यदि बिमल ने टोटल जॉब का 10% किया है, तो बताइए टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ। 20 और 40 का एलसीएम होता है 40। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 40 है। अनिल की एफिशिएंसी होगी 2, सुनील की एफिशिएंसी हो गई 1। अब देखो जो यहां पे प्रॉब्लम है उसको हटाओ। बिमल
बेवजह का आया है कुछ दिन बाद जिसने 10% काम किया। अगर बिमल आता ही नहीं तो 10% काम होता ही नहीं। 40 का 10% 4 होता है तो 4 काम होता ही नहीं, तो काम होता 40 माइनस 4 यानी कि 36। 40 माइनस 4 यानी कि 36 काम होता। सुनिए जरा गौर से, अनिल ने काम करना शुरू किया था, सुनील ने उसको 3 दिन बाद ज्वाइन किया। अगर सुनील बेचारा शुरू से ही ज्वाइन कर लेता, मतलब सुनील अगर शुरू के 3 दिन में काम करता, सुनील 1 दिन में काम करता है 1 यूनिट। अगर सुनील 3 दिन बाद ज्वाइन ना करके शुरू से ही ज्वाइन करता तो उन 3 दिनों में सुनील 3 यूनिट काम एक्स्ट्रा करता, तो टोटल काम होता 39 यूनिट। तो सेम टाइम पीरियड में 39 यूनिट काम होता, और इस 39 यूनिट काम को दोनों अनिल और सुनील मिलके करते हंसी खुशी 3 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो टोटल काम कितने दिन में होता? 13 दिन में खत्म, और 13 दिन ही आंसर है, खत्म। वेरी इजी, इट्स जस्ट ए 2 सेकेंड क्वेश्चन। अगर आप ठीक से विजुलाइज कर पाओ, कोई इसमें सोचने तक की, मैं कहता हूं कि इसमें पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है। लाइक करो एक बार वीडियो को, बहुत सही तरीके से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, है ना। मजा आ रहा होगा आपको, सवाल करके बताइए। कुछ भी इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट शिफ्टिंग हमने यहां पे लगा दी है कि वो बंदा आता ही नहीं और वो बंदा जाता ही नहीं, बस खत्म। ऐसे सोचो, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो, तो 15 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। सवाल मैं ना कलेक्शन बहुत ज्यादा तैयार किया है, बहुत बेहतरीन मैंने कलेक्शन तैयार किया है क्वेश्चन का, जबरदस्त। अब ये देखिए सवाल नंबर 16, देखो इसको मैं कितने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। सवाल नंबर 16 ये भी मैं करवा चुका हूं स्टूडेंट्स को। मुझे इसका आंसर चाहिए, फास्ट इसका आंसर चाहिए हमको। सर प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश, शोभन चौधरी। भैया इंग्लिश आती तो हम यही होते, बताओ ना। हमने कभी इंग्लिश पढ़ी, आती बहुत है हमें, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है, ज्यादा मजे मत लो, फैला दो वीडियो को, और ये सवाल सॉल्व करो कॉपी पेन उठा के फिर से 16 नंबर। ये हमारे अमरदीप, कपिल, क्या नाम है, बेकरो, अरुण, अक्षय, रोबियुल, श्रीवास्तव, वाह। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? नहीं भवेश, क्या बोल रहे हो? मुझे आंसर चाहिए। देखो, इन 2010, 10 साल पीछे चले जाओ, 2010 में ए लाइब्रेरी कंटेन्ड ए टोटल ऑफ 11,500 बुक इन 2 कैटेगरीज। एक लाइब्रेरी में 11,500 बुक हैं 2 कैटेगरी की, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। 2015 में इन 2015 लाइब्रेरी कंटेन्ड ए टोटल ऑफ 12,760 बुक। 2015 में लाइब्रेरी में टोटल बुक हो गई 12,760। चलिए, मतलब 2 टाइप की बुक है, फिक्शन बुक और नॉन फिक्शन बुक्स। फिक्शन बुक्स और नॉन फिक्शन बुक्स, यही दिया हुआ है ना, ठीक है ना। तो 2010 में थी टोटल 11,500। 2010 में थी कितनी? 11,500। अब 2015 में ये बुक हो गई है लाइब्रेरी में 12,760। चलो अच्छी बात है, पढ़ने लिखने लग रहे हैं लोग। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज 10% इंक्रीज इन द फिक्शन कैटेगरी वाइल देयर वाज 12% इन नॉन फिक्शन। मतलब फिक्शन जो बुक हैं वो कितनी बढ़ी है? वो बढ़ी है तुम्हारी 10%, और नॉन फिक्शन की जो संख्या है वो बढ़ी है आपकी 12%, वो बढ़ी है 12%। तो आपसे पूछा हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वर देयर इन लाइब्रेरी इन 2015। ध्यान रखना 2015 में फिक्शन बुक कितनी थी। मैं एक मेथड हमेशा लगाता हूं, परसेंटेज ब्रेक मेथड। आप मुझे बताइए, 10 फिक्शन बुक बढ़ी 10%, नॉन फिक्शन बुक की संख्या बढ़ी 12%। क्या 12% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 10% प्लस 2%। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आप मुझे बताओ, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो फिक्शन बुक भी 10% बढ़ी, नॉन फिक्शन बुक भी 10% बढ़ी। तो ओवरऑल जो बुक है 11,500 का 10% यानी कि 11,050 बढ़ी होंगी। लेकिन एक्चुअल में बुक बढ़ी कितनी है? 12,760 से बढ़ के बुक 11,500
500 हो गई, तो बुक जो बढ़ी है वो बढ़ी है 1260, बुक बढ़ी है 1260, बुक बढ़ी है एक्चुअल में 1260। तो कितना एक्स्ट्रा इंक्रीजमेंट हुआ? एक्स्ट्रा इंक्रीजमेंट हुआ 110। एक्स्ट्रा इंक्रीजमेंट कितना हुआ? 110। ये 110 एक्स्ट्रा क्यों है भाई? यही तो समझना, ये 110 एक्स्ट्रा क्यों है? ये नॉन फिक्शन बुक का, नॉन फिक्शन बुक ये जो 2% एक्स्ट्रा बढ़ी है ना, ये नॉन फिक्शन बुक का 2% जो है यही 110 के बराबर है। तो अगर नॉन फिक्शन बुक का 2% 110 है, तो नॉन फिक्शन बुक जो आ गई ना वो आ गई आपकी 5500। तो नॉन फिक्शन बुक जो है ना भाई वो आपकी 5500 आ गई। तो सन 2010 में नॉन फिक्शन बुक 5500 थी, तो फिक्शन बुक कितनी होंगी? 6000। अरे सम तो आपको रखना है ना, सम तो आपको 11500 रखना है ना, 11500। तो ये आ गई फिक्शन बुक 6000। अगर फिक्शन बुक 6000 आ गई और 2015 तक 10% बढ़ी है तो कितनी हो जाएंगी? 6600। आंसर है 6600। आंसर विल बी द 6600। दिस इज द आंसर। क्लियर है? 6600 विल बी दी आंसर। अगर फिक्शन बुक 2010 में 6000 है तो 2015 तक 10% बढ़ेगी, 6000 का 10% 600 बढ़ जाएंगी, तो 6600 हो जाएंगी। तो ये तरीका है एक आसान, एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज ब्रेक वाला मेथड लगा लीजिए। बिल्कुल 100x और 100y से भी इजीली कर लोगे, लेकिन ये ज्यादा आसान लगता है मुझे क्योंकि कुछ है नहीं, मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज सवाल बहुत सरल है। ठीक है, ठीक है। और पढ़ोगे? एक दो क्वेश्चन और करोगे? ठीक है, चलो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम दूसरे लाइव सेशन में देखेंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, पीडीएफ जो है, मैं इतना बहुत है ना भाई, हाँ पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दिए, तो सारे स्टूडेंट पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लाइव सेशन में करेंगे। हमने हाँ टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से सीधा आप पीडीएफ पे पहुंच जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और केवल यही पीडीएफ नहीं, और भी बहुत सारी पीडीएफ जो है मैंने क्वेश्चंस का कंपाइलेशन बहुत जबरदस्त बना रखा है ना। सारे मैंने मेंस के सारे सवाल कंपाइल करके, सीडीएस के सवाल कंपाइल करके, टॉपिक वाइज कंपाइल करके वो मैंने उसमें डलवा रखे हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है, और पढ़ना ढंग से। क्लियर है भाई? चलो, तो बाकी जो है हम नेक्स्ट किसी सेशन में मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो और खुश रहो, रजाई में डूब के रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। टेक केयर, बाय।